Good afternoon, everyone. Today is 19th February 2026, and we shall be discussing our newspaper analysis. Just a polite reminder, आप लोग जो प्रीफिट इनिशिएटिव के यूट्यूब लाइव वीडियोस देखते हो, जो टेस्ट सीरीज देते हो, उसमें सारा कोर, सारा स्टैटिक कवर हो जाता है, उसमें पार्ट करंट का भी कवर हो जाता है. लेकिन आपके जो इतने एफर्ट्स जो आप ले रहे हो, उसको और सपोर्ट करने के लिए पिछले 3-4 दिनों से हमने एक मॉडिफिकेशन किया है सीएनए में. अब हर सीएनए में 10 करंट के एमसीक्यूज होंगे. तो जो प्रीफिट को रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं, दे शुड ऑल्सो लुक फॉर दीज 10 एमसीक्यूज जो करंट से आता है. ये दोनों साथ में मिलकर आपका करंट स्टैटिक पूरा कवर कर देंगे. ऑल्सो इसमें जो 10 एमसीक्यूज जो हम हर रोज लेके आते हैं, बाय द एंड ऑफ द मंथ वो सारे एमसीक्यूज को एक कंपाइलेशन में 200-250 एमसीक्यूज का एक अलग से डॉक्यूमेंट करंट अफेयर्स एमसीक्यू के नाम से हम रिलीज करेंगे. उससे आपका रिवीजन भी होगा और करंट अफेयर्स एमसीक्यू के फॉर्मेट में कवर भी हो जाएंगे. सो लेट्स जस्ट अंडरस्टैंड कि आज के जो 5 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है वो कौन सा है. जो 5 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है वो है, एक तो इंडिया और फ्रांस का जो स्पेशल ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप साइन हुआ है उसके बारे में डिस्कस करेंगे. ऑनरेबल प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ऑफ फ्रांस इज विजिटिंग इंडिया. एआई को उन्होंने विजिट किया है, एंड देन ही हैज आल्सो इनवाइटेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया टू दी G7 समिट 2026 जो एवियन फ्रांस में हो रही है. सेकंड इज रिगार्डिंग बी कॉरिडोर्स, NHAI का एक इनिशिएटिव है, उसको समझेंगे. थर्ड इज अबाउट सही एंड बूथ इनिशिएटिव्स. फोर्थ जो है वो रॉयल नेवी जो थी, इंडियन रॉयल नेवी ब्रिटिशर्स के टाइम पे, उसके रिवॉल्ट का 80 साल पूरे हो रहे हैं, तो उनको हम समझेंगे. एंड जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो कॉन्फ्रेंस हो रहा है, जैसे हमने एंटरप्रेन्योर्स वर्ड सुना है, वैसे AI प्रेन्योर्स ऑफ इंडिया नाम से कॉन्फ्रेंस हो रहा है, उसके बारे में थोड़ा जानेंगे. And we'll solve 2 MCQ of each, turning it into 10 MCQs. But before we start, just a reminder, ये GS फाउंडेशन बैच जनवरी का स्टार्ट हो गया है, फरवरी का बहुत जल्दी स्टार्ट होगा. उसके डिटेल्स आपको इस कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल करके मिल जाएंगे. ये ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में अवेलेबल है. ये किसी भी टाइम स्लॉट में आप चूज कर सकते हो. यहाँ पर आपका प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक हर स्टेज पे हैंड होल्डिंग करके आपको गाइड किया जाएगा. ये क्रैश कोर्स है. ये अभी नोटिफिकेशन, अभी फाइनल रिजल्ट आ गया है, तो अभी विल बी लॉन्चिंग इट सून. इसमें आपको 2 से 2.5 महीने में या 2 से 3 महीने में एंटायर सिलेबस रिवाइज किया जाएगा. रिवीजन होगा. ये उन बच्चों के लिए जो इस साल जो 2026 में अगले 3-4 महीने में जो एग्जाम होने वाली है उसमें प्रीलिम्स जो देने वाले हैं उनके लिए है ये एग्जाम. उनके लिए ये बेस्ट सूटेड है. इसमें आपको स्मार्ट बुक्स फॉर प्रीलिम्स मिल जाएंगी, पर्सनलाइज मेंटरशिप मिलेगा, 15,000 MCQ का टेस्ट सीरीज मिलेगा. आई विल टॉक अबाउट इट इन द नेक्स्ट स्लाइड. एंड डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस मंथली, ये सब मिल जाएगा. लेक्चर्स ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में. एंड जो डिटेल्स है वो आपको इस कॉन्टैक्ट नंबर पर मिल जाएंगे. ये 15,000 MCQ प्रीफिट इनिशिएटिव, इसको हमने नाम दिया है प्रीफिट इकोसिस्टम, क्योंकि इसमें सारे MCQs आर टारगेटेड फॉर UPSC, EPSC एंड ऑल अदर गवर्नमेंट एग्जामिनेशन. जहां पर भी जनरल स्टडीज का सेक्शन है. इट हैज 2 कंपोनेंट्स. एक है फ्री कंपोनेंट जिसमें 3,000 प्लस MCQs यूट्यूब पर डिस्कस होता है और एलिमिनेशन टेक्निक उसमें पढ़ाई जाती है. हर MCQ को डिटेल में डिस्कस किया जाता है. लेकिन इसका टेस्ट सीरीज हिस्सा नहीं है, CSAT इसमें इंक्लूडेड नहीं है. जो पेड पार्ट है उसमें आपको 120 टेस्ट मिलेंगे, फुल लेंथ टेस्ट. ये 120 टेस्ट जो है उसमें 30 प्लस इजी है, 30 प्लस मॉडरेट्स है एंड 30 प्लस जो है वो डिफिकल्ट है. अपार्ट फ्रॉम दीज यू विल गेट 10 फुल लेंथ टेस्ट, 10 CSAT एंड 10 आपको मिलेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सिमुलेशन. इसका जो प्राइस है वो 12,000 है, लेकिन अब डिस्काउंट प्राइस पे वो 7,999 में अवेलेबल है. अगर आप किसी भी तरीके से CSAP से एसोसिएटेड हो, है ना,
आपने कोई कोर्स लिया था, प्रीवियस स्टूडेंट रह चुके हो, या यूट्यूब या कहीं पर भी आपने सीरियसली CSAP को फॉलो किया हुआ है, देन आपको इसके ऊपर भी फर्दर डिस्काउंट मिल जाएगा. बट फॉर दैट यू हैव टू कॉन्टैक्ट ऑन द नंबर मेंशन्ड ऑन योर स्क्रीन. ये अभी CNA जो डिस्कस कर रहे हैं वो, या प्रीफिट वाले जो MCQs है, या वो टेस्ट सीरीज, या फॉर दैट मैटर एनी इन्फोग्राफिक्स, दैट विल बी अवेलेबल ऑन द CSAP एप्लीकेशन. एंड उसके लिए आपको इन QR कोड को स्कैन करना है. लेट्स गेट स्टार्टेड. द फर्स्ट आर्टिकल इज रिगार्डिंग इंडिया फ्रांस स्पेशल ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप. कंटेक्स्ट है, ऑनरेबल Emmanuel Macron, the president of Republic of France, is visiting India, and during his visit, both these countries have elevated, मतलब increased their bilateral ties to a special global strategic partnership term. अब हम थोड़ा सा बैकग्राउंड भी देखेंगे, कुछ प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से चीजें समझेंगे. ये क्या है स्पेशल ग्लोबल पार्टनरशिप, स्पेशल ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का मतलब क्या है? इसका मतलब है ये एक हाई लेवल डिप्लोमेटिक अपग्रेड है जो अभी जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है उसके बारे में. ये जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है ये 1998 में आई थी. स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप से हाई, ये स्पेशल ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हायर लेवल पर जाने के लिए 2026 आ गया. इट फोकसेस ऑन लॉन्ग टर्म कोऑपरेशन टिल 2047. विकसित भारत 2070, मतलब डेवलप्ड इंडिया वी आर एक्सपेक्टिंग बाय 2047. ये जो पार्टनरशिप है इट कवर्स ऑल, डिफेंस, न्यूक्लियर एनर्जी, स्पेस कवर करता है, AI कवर करता है, इंडो पैसिफिक कवर करता है, एंड ग्लोबल गवर्नेंस को भी कवर करता है. ग्लोबल गवर्नेंस में जो मल्टीलैटरल बॉडीज है, यूनाइटेड नेशंस, WHO, वर्ल्ड बैंक, IMF, इनमें दोनों अलाइंड होकर एक साथ इंटरेस्ट बेस्ड चीजों पे काम करेंगे, ये वो बात कर रहा था. कुछ माइलस्टोन देख लेते हैं. इसमें से ये 1998 का माइलस्टोन जो है ना वो बहुत ज्यादा क्रिटिकल है. एक तो पहला ये देखते हैं 1947, जैसे इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला, डिप्लोमेटिक रिलेशंस एस्टैब्लिश हो गए इंडिया के फ्रांस के साथ में. तभी समझिए कि 1947 में फ्रांस के कुछ कॉलोनीज इंडिया में तभी भी थे, उसके बावजूद इंडिपेंडेंट इंडिया के साथ इनका डिप्लोमेटिक रिलेशन स्टार्ट हो गया. 1998 में ये स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप साइन हुआ. उससे ज्यादा क्रिटिकल जो है ये सेकेंड पॉइंट है. इट वॉज वन ऑफ द वेरी फ्यू कंट्रीज जिन्होंने इंडिया के ऊपर सैंक्शन नहीं लगाया था. सारा वेस्ट सैंक्शन लगा रहा था जब इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया. फ्रांस वाज वन ऑफ द वेरी फ्यू कंट्रीज जिसने इम्पोज नहीं किए थे कोई भी सैंक्शन. 2008 में न्यूक्लियर अग्रीमेंट साइन किया गया इन दो कंट्रीज के बीच में आफ्टर NSG वेवर. NSG क्या है? न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप. एक ग्रुप होता है जो वर्ल्ड ओवर न्यूक्लियर फ्यूल के सप्लाई को कंट्रोल करता है. अब ये 2023 में जो ग्लोबल स्ट्रेटेजिक ग्लोबल पार्टनरशिप बनाया गया, उसके बाद ये 47 तक कंटिन्यू रहेगा. जो एरियाज ऑफ कोऑपरेशन है उसमें डिफेंस आता है, जिसमें रफाल जो फाइटर जेट्स है उनके प्रोक्योरमेंट के बारे में बात हो रही है. फिर कुछ फाइटर इंजिन्स, स्पेशली सफरान जो फ्रेंच कंपनी और जो HL जो इंडियन कंपनी, दे विल बी डेवलपिंग एक्सक्यूज मी फाइटर जेट इंजिन्स टुगेदर, को डेवलपमेंट. न्यूक्लियर में कोऑपरेशन है, जैतापुर का न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट है. फिर कुछ स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स में वो कोऑपरेट करेंगे. स्पेस में CNES एंड इसरो कोऑपरेट करेंगे. CNES जो है वो फ्रांस की स्पेस एजेंसी है, एंड दे विल बी कोऑपरेटिंग इनटू ह्यूमन स्पेस लाइट एंड सैटेलाइट लॉन्च कोलैबोरेशंस. इंडो पैसिफिक में कोऑपरेशन होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड इनोवेशन में होगा. मतलब 2026 जो है उसको ईयर ऑफ इनोवेशन की तरह सेलिब्रेट किया जा रहा है. कुछ अब हम लोग नाम सुना तो उनको थोड़ा सा समझ लेते हैं. स्टैटिक में NSG क्या है? NSG इज न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप विच कंट्रोल्स द न्यूक्लियर एक्सपोर्ट. न्यूक्लियर फ्यूल का एक्सपोर्ट भी वो कंट्रोल करता है वर्ल्ड ओवर. दूसरा है इंटरनेशनल सोलर अलायंस. ये 2015 में इंडिया और फ्रांस ने जॉइंटली इनॉग्रेट किया था, पहला ग्लोबल अलायंस जिसका हेडक्वार्टर्स इंडिया में. इट इज हेडक्वार्टर्ड इन गुरुग्राम, न्यू दिल्ली के पास में. यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल जो है, यूनाइटेड नेशन UNSC, उसका फ्रांस जो है वो परमानेंट मेंबर है, और फ्रांस इंडिया के परमानेंट मेंबरशिप की जो
रिक्वेस्ट है, जो बीड है, उसको सपोर्ट करता है। IMEC एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। IMEC जो है वो इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर है, उसका फ्रांस इंटीग्रल पार्ट है। अब प्रीलिम्स में आपको कहाँ ट्रैप किया जा सकता है? एक कि स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप जो है वो 1998 में शुरू हुई थी, 2008 में नहीं। 1998 में जब हमारा न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था, न्यूक्लियर बॉम्ब का टेस्ट किया गया था, उसके बावजूद भी फ्रांस ने इंडिया के ऊपर सैंक्शंस नहीं लगाए थे। 2008 में न्यूक्लियर एग्रीमेंट हुआ। यही इंटरनेशनल सोलर अलायंस पेरिस 2015 में लॉन्च हुआ, लेकिन उसका हेडक्वार्टर्स इंडिया में, इंडिया और फ्रांस ने एक साथ लिया था। फ्रांस परमानेंट मेंबर है और CNES जो है वो फ्रेंच एजेंसी है। फर्स्ट MCQ, with reference to India-France relation, consider the following statement. France was the first Western country to sign a strategic partnership with India. Statement 2, International Solar Alliance was jointly launched by India and France. And France is not a permanent member of the UN Security Council. Third statement is wrong, so third gone, third gone. Statement 2 is correct, so A और B के बीच में आप confuse हो सकते हो. So first statement वो correct है. ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, दैट मीन्स फ्रांस, अच्छा मैं फिर से बता देता हूँ, फ्रांस वाज द फर्स्ट वेस्टर्न कंट्री टू साइन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद इंडिया, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 2, NSG न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप जो है द प्राइमरीली एम्स टू ए रेगुलेट ग्लोबल ऑयल ट्रेड, नो, कंट्रोल एक्सपोर्ट ऑफ न्यूक्लियर मटेरियल एंड टेक्नोलॉजी, यस, प्रमोट रिन्यूएबल एनर्जी कोऑपरेशन, नो, enforce climate change mitigation targets, no. Correct answer is B. Next article is about bee corridors. bee का मतलब आपको हनी बी वगैरह ये जो बीज होते हैं इनके बारे में क्या हुआ है, जो NHAI है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इट हैज announced India's first ever dedicated bee corridor. आपने एलिफेंट कॉरिडोर सुना होगा, वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर सुना होगा, वैसे ही bee corridors, and that will happen along the national highways in order to support the pollinators population. जो नेशनल हाईवेज करती है उस पे बी कॉरिडोर्स बनाएगा NHAI, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट नहीं बनाएगा, ये बनाएगा कौन? NHAI. व्हाट आर द बी कॉरिडोर्स? ये है एक स्ट्रेट लीनियर स्ट्रेचेस ऑफ पॉलिनेटर फ्रेंडली वेजिटेशन अलोंग द हाईवेज। जिन वेजिटेशन पे, जिन फ्लावरी प्लांट्स पे पॉलिनेटर्स आते और बैठते हैं उनको प्लांट किया जाएगा। पर्पस क्या है कि हनी बीज जो है उनको सपोर्ट किया जाए, बट सिर्फ हनी बीज क्या नहीं, ऑल अदर पॉलिनेटर्स विल बी सपोर्टेड। ये जो प्लांटेशन होगा दैट इंक्लूड्स नेक्टर रिच फ्लावरिंग ट्रीज एंड प्लांट्स। द पर्पस इज टू प्रोवाइड ईयर राउंड नेक्टर, पूरा साल नेक्टर एंड पोलन सोर्सेस मिलता रहे। इससे एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, क्योंकि पॉलिनेशन के वजह से जो फर्टिलाइजेशन है वो भी बढ़ता है। की फीचर्स देख लेते हैं। जो नेटिव फ्लावरिंग स्पीशीज है ना, जो लोकल फ्लावरिंग स्पीशीज है, जैसे कि नीम हुआ, कारंज हुआ, महुआ, पलाश, जामुन, ये सारा प्लांट किया जाएगा। स्टैगर्ड ब्लूमिंग साइकिल फॉर कंटिन्यूस फ्लावरिंग। फिर होगा जो हर 500 मीटर से 1 किलोमीटर के बीच, 1 किलोमीटर के बीच में, आधे से 1 किलोमीटर के बीच में प्लांटेशन का एक एक क्लस्टर बनाया जाएगा, एंड दे विल बी इंटीग्रेटेड इनटू हाईवे ग्रीन बेल्ट प्लानिंग। जो हाईवे का ग्रीन बेल्ट प्लानिंग चल रहा है उसके साथ इसको इंटीग्रेट कर देंगे। कुछ समझते हैं पॉलिनेटर्स क्या होता है, पॉलिनेटर्स क्यों जरूरी है। पॉलिनेटर्स जरूरी है फॉर क्रॉस पॉलिनेशन ऑफ क्रॉप्स एज वेल एज वाइल्ड प्लांट्स, इससे डाइवर्सिटी बढ़ता है। इट इम्प्रूव्स एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी एज वेल, और जो इससे आपको इकोसिस्टम सर्विसेज मिलती है, जैसे कि बायोडाइवर्सिटी को सपोर्ट मिलता है, क्लाइमेट रेजिलियंस को बढ़ा देता है, एंड जो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन है उसको भी सपोर्ट करता है थ्रू ग्रीन कवर। स्टैटिक लिंकेज, पॉलिनेशन जो है, पॉलिनेशन का मतलब क्या होता है, ट्रांसफरिंग द पोलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, जो प्लांट का फ्लावर का हिस्सा है, एंड इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी बायोटिक, जैसे कि इंसेक्ट्स हो सकते हैं, बर्ड हो सकते हैं, और एबायोटिक हो सकता है, जिसमें एलन चोरी, हाइड्रोचोरी होता है। एलन चोरी मतलब विंड
या वाटर, इनमें से कोई भी कर सकता है। पॉलिनेटर्स में बीज जो होते हैं वो प्राइमरी पॉलिनेटर्स है मल्टीपल क्रॉप्स के लिए। इकोसिस्टम सर्विसेज में प्रोविजनिंग आता है, रेगुलेटिंग सर्विसेज आते हैं, सपोर्टिंग सर्विस आते हैं, कल्चरल सर्विसेज आता है। अब प्रीलिम्स में क्या ट्रैप कर सकता है? जो बी कॉरिडोर्स है, दीज आर नॉट वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर्स फॉर मैमल, जैसे एलिफेंट कॉरिडोर होता है ना, वैसे नहीं है। दूसरा, बी कॉरिडोर्स को कौन एस्टेब्लिश कर रहा है? एनएचआई, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर्स कौन एस्टेब्लिश करता है? फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। It is not limited to honeybees, it supports all types of pollinators. And pollination is not the same as the fertilization. अलग अलग है। First MCQ, with reference to bee corridors, consider the following statements. They are linear stretches of vegetation developed to support pollinators. Correct? They function primarily as animal migration corridors for large mammals. No. They aim to ensure continuous nectar availability throughout the year. Answer is correct. The answer would be A, 1 and 3 only. Question 2. Pollination refers to which of the following? Fusion of male and female gametes, formation of fruit from ovary, transfer of pollen from anther to stigma, and germination of pollen grain in soil. Correct answer is C. Pollination का मतलब होता है transfer of pollen from anther to stigma. The third article is about Sahi and Bodh initiative. ये जो दोनों इनिशिएटिव्स है ना, ये दोनों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड इनिशिएटिव है। एक इनिशिएटिव जो है वो डेटाबेस के बारे में, दूसरा इनिशिएटिव जो हेल्थ सेक्टर के बारे में, तो हम उनको समझते हैं। ये इंडिया का जो एआई इम्पैक्ट समिट चल रहा है 2026, उसमें इनको लॉन्च किया गया बाय द यूनियन हेल्थ मिनिस्टर। पहले हम समझते हैं सही क्या है। ये जो सही है ये क्या है समझते हैं। सही का फुल फॉर्म है स्ट्रैटेजी फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन हेल्थ केयर फॉर इंडिया। स्ट्रैटेजी फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन हेल्थ केयर ऑफ इंडिया। नाम ही बता रहा है कि एआई का इस्तेमाल हेल्थ केयर में कितना कैसे किया जाएगा। इसका पर्पस है कि नेशनल लेवल पर एक फ्रेमवर्क बनाना एआई के यूज का इन हेल्थ केयर। ऑब्वियसली इसका नोडल मिनिस्ट्री जो है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। इसका पर्पस है कि एआई डिप्लॉयमेंट को एथिकल एंड रिस्पॉन्सिबल तरीके से कैसे लाया जाए हेल्थ सेक्टर में। इसके फीचर्स क्या है? एक, ये यूनियन और स्टेट्स दोनों के लिए फ्रेमवर्क देता है। ये एक एआई स्टैंडर्ड्स में एथिकल एलिमेंट लेकर आता है जिसमें कंसेंट होगा, ट्रांसपेरेंसी होगी, अकाउंटेबिलिटी होगी। इसको जो एबीडीएम का डिजिटल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके साथ इंटीग्रेट करना है। इसमें लॉन्ग टर्म पॉलिसी का ये रोड मैप है। अब बोध के बारे में समझते। बोध क्या है? बोध है बेंचमार्किंग ऑफ ओपन डेटा प्लेटफॉर्म फॉर हेल्थ। इसको डेवलप किया गया है आईआईटी कानपुर के द्वारा इन कोलैबोरेशन विद नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। ये आपको इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, बट आपको बताने के लिए पर्पस क्या है कि सेफ्टी, एक्यूरेसी या डिफरेंट बायसेस जो होते हैं उनको डिप्लॉय करने से पहले ही एसेस कर लेना कि इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, चेक कर लेना। कुछ स्टैटिस लिंकेजेस देखते हैं कि नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के बारे में। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी कौन है? इट इंप्लीमेंट्स जो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है ना, उसको इंप्लीमेंट करने वाली अथॉरिटी, दैट इज हेल्थ, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। एबीडीएम क्या है? आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। इट प्रोवाइड्स द डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब हेल्थ आईडी बना देगा, डिफरेंट रजिस्ट्रीज मेंशन करेगा, सब कुछ ऑनलाइन मेंटेन रहेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हेल्थ केयर में कहाँ यूज होता है? इट इज यूज्ड इन डायग्नोस्टिक्स, प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स एंड डिसीज सर्वेलेंस। यहाँ पे एआई यूज हो सकता है। अब प्रीलिम्स में क्या ट्रैप प्लेस कर सकते हैं? एक, सही जो है वो एक गवर्नेंस फ्रेमवर्क है।
आइडिया है, ये कोई फंडिंग स्कीम नहीं है, इट इज नॉट ए फंडिंग स्कीम। बोथ जो है इट डज नॉट डायरेक्टली प्रोवाइड एनी हेल्थ केयर सर्विस। और जो NHA जो है इट फंक्शंस अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली एंड मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। और जो ABDM है, आयुष्मान भारत डिजिटल जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये कोई भी इंश्योरेंस स्कीम नहीं है। आयुष्मान भारत से आपको फंड मिलता है, लेकिन ABDM सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर है। फर्स्ट MCQ, विथ रेफरेंस टू सही इनिशिएटिव कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इट इज अ गवर्नेंस फ्रेमवर्क फॉर AI यूज इन हेल्थ केयर। सो स्टेटमेंट 1 is correct. So option C is eliminated. It is implemented by the Ministry of Electronics and Information Technology, METI. No, it is implemented by the Ministry of Health and Family Welfare. So statement 2 is wrong. It emphasizes ethical and consent based use of health data. Answer is A, 1 and 3 only. MCQ 2, National Health Authority in India is primarily associated with which of the following? National Health Authority, National Digital Communication Policy, Ayushman Bharat Pradhan Jan Arogya Yojana, National Education Policy, National AI Mission. It is associated with Ayushman Bharat Pradhan Jan Arogya Yojana. ये फोर्थ आर्टिकल, मॉडर्न इंडिया जब आप पढ़ते हो तो यू कम अक्रॉस कि जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिलने वाला था तब रॉयल नेवी का रिवोल्ट हुआ था 1946 में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 18 मतलब 4-5 दिन ही चला था, 18 फरवरी से शायद 22 या 23 फरवरी तक चला था। तो उसको कमेमोरेट करने के लिए 80th एनिवर्सरी के लिए ये आर्टिकल आया था, इसको हम समझते हैं, इससे हमारा मॉडर्न इंडिया का भी थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा। हाँ, ये देखिए, ये 5 डे का आर्म्ड अपराइजिंग था फरवरी 18 से 23 के बीच में 1946। इट वाज लेड बाय द इंडियन नेवल रेटिंग्स। किसके अगेंस्ट था? ब्रिटिश कॉलोनियल अथॉरिटी के अगेंस्ट। फर्स्ट इट बिगेन एज अ प्रोटेस्ट ओवर पुअर सर्विस कंडीशन, जिस कंडीशन में उन रेटिंग्स को रखा गया था उसके अगेंस्ट एजिटेशन की तरह शुरू हुआ था, बट देन इट एस्केलेटेड इनटू अ ब्रॉडर एंटी कॉलोनियल मूवमेंट। उसके इमीडिएट कॉजेस क्या थे? एक, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था ब्रिटिश ऑफिसर्स के द्वारा, फिर फूड की क्वालिटी खराब थी, वेजेस कम दिए जा रहे थे, डिसिप्लिन एक्सट्रीमली हार्श कर दिया था, और रेसिस्ट ऑफिसर को अपॉइंट किया गया था, जैसे कि आर्थर फ्रेडरिक किंग है जो तलवार के HMIS के तलवार के ऊपर पोस्टेड था। ही वॉज एक्सट्रीमली रेशियल। ब्रॉडर बैकग्राउंड इसके ऊपर क्विट इंडिया मूवमेंट जो 1942 में स्टार्ट हुई थी उसका इन्फ्लुएंस था ही। ऑल्सो जो इंडियन नेशनल आर्मी के जो ट्रायल्स चल रहे थे, सुभाष चंद्र बोस जी की जो आर्मी जो ऑफिसर्स पकड़े गए थे उनके जो ट्रायल्स चल रहे थे 45 से 46 के बीच में, उसका भी इम्पैक्ट हुआ था। अमोंगस्ट जो आर्म फोर्सेस है उनके अंदर भी एक नेशनलिस्ट सेंटिमेंट जग रहा था। ऑल दिस गेव द ब्रॉडर बैकग्राउंड। कहाँ शुरू हुआ? जिस तलवार पर वो रेशियल ऑफिसर पोस्टेड था उसी HMIS तलवार जो बॉम्बे में है, तब इट यूज्ड टू बी कॉल्ड इन बॉम्बे इन फरवरी 18, 1946। पहले तो ये हंगर स्ट्राइक की तरह शुरू हुआ था बिकॉज ऑफ द फूड क्वालिटी, बट इवेंचुअली इट गॉट इनटू द फुल फ्लेजेड रिवोल्ट। धीरे धीरे ये एक शिप से आगे बढ़कर 78 शिप्स पर स्प्रेड हो गया और 20 शोर एस्टेब्लिशमेंट, मतलब जो किनारे पर जो एस्टेब्लिशमेंट थे अलग अलग इंडिया के किनारे पर 20 वहां पे शुरू हो गया। इसने बॉम्बे कवर किया, कराची कवर किया, मद्रास, विशाखापट्टनम, कोलकाता एंड अंडमान, सारी जगह पर ये कवर हो गया था। लगभग 20,000 नेवल रेटिंग्स पार्टिसिपेटेड इन दिस। इट्स अ मेजर इशू। इसमें लीडरशिप कौन थे? BC दत्त से, MS खान थे, मदन सिंह थे, ऋषि देवपुरी थी। Naval Central Strike Committee was formed to coordinate the demand. वर्कर्स, स्टूडेंट, सिविलियन जो थे उन्होंने भी इस प्रोटेस्ट को सपोर्ट किया था। कांग्रेस, मुस्लिम लीग, कम्युनिस्ट, इन सब ने साथ में मिलकर फ्लैग होइस्ट किया था। और उस टाइम पे बॉम्बे ने जो है ना
बहुत मेजर स्ट्रीट क्लासेस को विटनेस किया था। कामाठीपुरा या मदनपुरा जो एरियाज है मुंबई में, वहां पे मेजर क्लैशेस हुए थे। सप्रेस कैसे किया गया? ब्रिटिश जो ट्रूप्स है उन्होंने मुंबई में फायर ओपन कर दिया इनके ऊपर, लगभग 200 सिविलियंस मर गए थे इसमें। और फिर पॉलिटिकल जो लीडरशिप थी उन्होंने इन नेवल्स को कहा कि आप रिस्ट्रेंट करिए। सिग्निफिकेंस क्या है? एक, ब्रिटिश कॉन्फिडेंस जो था लॉयल्टी में ऑफ इंडियन आर्म फोर्सेस उसको शेक कर दिया। रॉयल नेवल जो अपराइजिंग था उसमें हिंदू मुस्लिम यूनिटी रिफ्लेक्ट हुई, और जो ब्रिटिशर्स का डिसीजन था टू ट्रांसफर द पावर उसको और फास्ट कर दिया। इट इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द फाइनल मास अपराइजिंग बिफोर द इंडिपेंडेंस ऑफ द 1947। फर्स्ट MCQ, with reference to the Royal Indian Navy revolt of 1946, consider the following statement. It began at HMIS Talwar in Mumbai. It remained confined only to Bombay, and it was influenced by the INA trials. First is correct. It remained confined only to Bombay. No, Kolkata, Madras, Andaman Nicobar, Karachi, हर जगह ये फैल गया था. And it was influenced by INA trials. Yes, 1 and 3. Question 2. In which of the following year हुआ? 1946 में. लास्ट आर्टिकल ऑफ द डे, जो इंडिया में AI इम्पैक्ट समिट चल रहा है, अभी फिलहाल चल रहा है, उसके बारे में है। उसको हम देखेंगे एज एंटरप्रेन्योर, जैसे देखते हैं ना एंटरप्रेन्योर्स ऑफ इंडिया, वैसे AI प्रेन्योर्स ऑफ इंडिया। किसके द्वारा लॉन्च किया गया? इट इज लॉन्च बाय द अटल इनोवेशन मिशन। अटल इनोवेशन मिशन जो है वो नीति आयोग के अंडर आता है। अब AI प्रेन्योर्स ऑफ इंडिया क्या है? ये एक AI प्रेन्योरशिप ऑफ इंडिया, ये एक बुक है जिसे कहा जाता है कॉफी टेबल बुक। It is a book which documents 45 artificial intelligence startups in India. It is the 7th edition of Innovation for You series by Atal India Mission. And ये जो फोकस है इसका वो डीप टेक और AI बेस्ड स्टार्टअप्स के ऊपर है, which aim to solve the real world problems. इसमें इंस्टीट्यूशनल लिंकेज ऑब्वियसली अटल इनोवेशन मिशन है। अटल इनोवेशन मिशन जो है वो नीति आयोग के अंडर काम करता है, और ये इंडिया का जो ब्रॉडर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड इनोवेशन इकोसिस्टम डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी है उसका हिस्सा है। 30+ सेक्टर से ज्यादा एरिया से इन 45 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्टअप को कवर किया गया। अटल इंक्यूबेशन सेंटर, जहां पे उन छोटे इनोवेटिव आइडियाज को प्रमोट करके बड़ा किया जाता है। एथिकल, इंक्लूसिव, इम्पैक्ट ओरिएंटेड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात होती है, और इसमें पब्लिक प्राइवेट इकोसिस्टम के साथ में काम करने की डिस्कशन है। कुछ स्टैटिक आइडियाज, जो नीति आयोग है ये एक थिंक टैंक है। प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया को रिप्लेस कर नीति आयोग बना था, लेकिन ये थिंक टैंक है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। अटल इनोवेशन मिशन जो है वो उन्हीं के अंदर आता है। ये याद रखिए कि ये कोई फंडिंग स्कीम नहीं है, ये कोई रेगुलेटरी फ्रेमवर्क नहीं है, ये ना ही लिमिटेड है हेल्थ केयर से रिलेटेड, हर सेक्टर में 30+ सेक्टर में जाता है, और ना ही ये कोई प्राइवेट इनिशिएटिव है, ये गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, अटल इनोवेशन मिशन के द्वारा बैक किया हुआ। फर्स्ट MCQ, विद रेफरेंस टू द AI प्रेन्योर्स ऑफ इंडिया, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इट इज अ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्टअप। नो, इट इज नॉट। सो स्टेटमेंट 1 इज रॉन्ग, क्योंकि ये कॉफिटेबल बुक है, तो स्टेटमेंट 1 इज रॉन्ग, तो ये गया, ये गया, ये गया। करेक्ट आंसर इज A, 2 and 3 ओनली। इट इज पब्लिश्ड अंडर अटल इनोवेशन मिशन। इट डॉक्यूमेंट स्टार्टअप अक्रॉस मल्टीपल सेक्टर्स। अटल इनोवेशन मिशन ऑपरेट्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, नीति आयोग, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एंड डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये किसके अंडर काम करता है? नीति आयोग के अंडर। ये क्विक फैक्ट्स, यही स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के बारे में। टोबैको contributes
का जो कंट्रीब्यूट्स रेवेन्यू जो है ना वाया जीएसटी प्लस कंपेंसेशन सेक, ये आप पीडीएफ में आप देख सकते हो। एक क्विक अपडेट, क्विक फैक्ट है ये। मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम के साथ कंटिन्यू हो रहा है। ये स्मार्ट बुक्स है, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल योर इश्यूज रिगार्डिंग यूपीएससी एंड एपीएससी प्रिपरेशन। You can order this book by contacting on the number mentioned here. These are available in English as well. Thank you so much for joining in, and it's again a reminder that you can supplement your pre-fit studies with the help of CNA 10 MCQs, which we solve every single day.